next, employment. Honorable Chairman, Yerif Yapizan Lene, Giring Japu, Yasi Boti Jastian Zomse, Boti Narol Panu, Ladakis of Topu, Ne Balti, Balti Sanskachik, Gunadres Luyot and Zomse, Yeri isn't Lenegas Perasum, Balti and Uzeva to Tralubain, Guana. Giring Gito Japunano, Baltia Sanstia, UPP, Yerif Yapuna, isn't of Jasulanga, Juser Muzret. Maumenga Sigiga, Peramizer, Chias and Marinocha Tamagiga, Shasut Kantamala Guru, Young Perun Hamiko. When a Mamola Hamiko Pari, Naladosa Jigmoyot, iti Stis Buterasame, Nalakano Budna, Guana Yala. Iri isn't Lene, Nas Perangis, Naladakin Zerukwa, Ladakinu, Kataltam Talchigona, Gitok Stishan, Gitorin Noshe, Tamatunte Dunu, Zebungala, Odunwe Guamet, Amanga Perangisum, Zebi Gut, Ita Hindi Samnasam, Urdu Samnasam, Nas Perangis Kure, Itidunu, Jufulbet, Namnadushi. Honorable Sir, मेरे पास आपने माइनॉरिटी अफेयर्स का भी कलमदान सौंपा है तो जिस तरह से आज आपने इफ्तार का वक्त दिया और हम सब नीचे बैठ के इफ्तार किया मेरी आपसे उम्मीद है कि आपकी इसी चेयर से एक डायरेक्शन जाए वर्ती डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं तो जितने भी हमारे HODs हैं इन दिनों माह सियाम के दिनों बिजली पानी व दूसरी अशियाई खुर्दनी खुराक का कहीं कोई कमी पेशी ना हो लोग सरकार के ऊपर हमेशा से निगाह रखते हैं और इसी महीने कुछ कमी ना रहे मेरी आपकी चेयर से बराबर उम्मीद करता हूं क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अक़लियती उमूर का कलमदान आपने मेरे ऊपर सौंपा है ऑनरेबल चेयरमैन सर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट महकमे का कलमदान आपने सौंपा है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में 2021-22 में इसमें कोई पैसा नहीं था जो भी काम बने वो HDP में बने लेकिन आने वाले दिनों के लिए 2022 और 2023 के लिए हमने 10,000 मांगे हैं मेजर वर्क्स में और परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में हमने 5 लाख मांगे हैं ऑनरेबल चेयरमैन सर आप जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट न सिर्फ हमारे लिए बल्कि देश बल्कि दूसरी दुनिया के मुल्कों में भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का एक इशू हमेशा रहता है इसी इशू के साथ हम भी जी रहे हैं तो मैं बीते दिनों 2021 में महकमा एम्प्लॉयमेंट ने 64 पोस्ट जो है फिलअप किए हैं जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में अमची लाइब्रेरियन 1 EMNRE इंजीनियरिंग विंग में 6 टेक्नीशियन फॉरेस्ट गार्ड में 3 वाइल्ड लाइफ गार्ड में 6 और रूरल डेवलपमेंट में अकाउंट असिस्टेंट के 48 जो आसामियाँ थी जो वैकेंट पोस्ट है वो हमने फिलअप किए हैं इसके साथ साथ मैं डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और चेयरमैन वर्ती DC साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चेयरमैन चीफ में आपके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का आपने मुझे कलमदान सौंप के आपने हमेशा ये डायरेक्शन मार्गदर्शन दिया है कि एम्प्लॉयमेंट का काम जो है सबसे पहले हो एम्प्लॉयमेंट में कोई ऐसा इशू ना हो और इन्होंने वो काम करके दिखाया जिस तरह से अभी तक हमारा कंडक्ट एग्ज़ाम रूल नहीं बना था जब से यहाँ पे 1996 में कौंसल रेगुलेशन हमारे यहाँ एक बोर्ड बना सेक्शन 41 के तहत लेकिन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल नहीं बना था
जो कि आज बन चुका है, एस्पिरेंट फ्रेंडली बन चुका है और इसमें एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी लाया गया और हमारी तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ये जो फाइल गई है, उम्मीद है कि इस पर जल्दी से नोटिफिकेशन आए और ऑफिशियल गेजेट में इसकी नोटिफाई हो। ऑनरेबल चेयरमैन सर, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसके चेयरमैन वर्ती डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और डिप्टी डायरेक्टर जनाब डिलेक्स साहब हैं, डिलेक्स नंगल साहब हैं, हमेशा से तैयार हैं जब भी हमें पोस्ट रेफर होता है किसी भी महकमे से तो वो किसी भी तरीके से किसी भी जगह से आती हो वो फिलअप करने के लिए SSR भी हमेशा तैयार है। मैं आज चेयरमैन साहब का और डिप्टी डायरेक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद ये पहली बार हो जो आज मैंने अभी आपके सामने पे रखा, जो 64 जो पोस्टें हमने फिलअप किए, इसमें इतनी शफाफियत थी, इसमें इतने क्लियरेंस था, ऑनेस्टी थी। फर्स्ट टाइम किसी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने न कि यूटी लद्दाख के अंदर बल्कि यूटी J&K में भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कभी OMR शीट का इस्तेमाल नहीं किया। ये सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट और SSRB लेह ने फर्स्ट टाइम OMR शीट का इस्तेमाल करते हुए जितने भी एस्पिरेंट जितने भी कैंडिडेट्स आए वो एक काबिल लोग आए जो डिज़र्व करते थे, उन्होंने ये पोस्ट हासिल किए। ये लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए, ख़ासकर लेह के डेवलपमेंट के लिए एक संगमेल में समझता हूँ। जिस तरह से अब भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आगे के टेस्ट के लिए CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, जिस तरह से कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स में भी हमने ये एक प्रोविज़न रखा है, ये आपके ज़ेर नज़र आई है, ये बातें, ये फाइल आई है। तो आने वाले जितने भी पोस्ट आएंगे वो सही लोगों में और सही जगह पे चुनी जाएगी, जिसके लिए टाटा कंसल्टेंसी के साथ प्रिलिमिनरी हमारी बात हो चुकी है। जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो 90% हमें उम्मीद है, अभी 10% हमने आगे जब पोस्ट आएंगे तो उनके लोग आके यहाँ की जगह देख के ये सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। और जिस तरह से एक बात आई थी पिछली बार कि यहाँ के जो वेबसाइट है इसमें कमी है, कहीं ये हैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं आपके जहन में लाऊं और अगर सोच को ये बता दूं कि SSRB की जो पिछले हमारी वेबसाइट थी वो 2013 की कोडिंग थी, जिस वजह से ज़्यादा भारी होने के बाद कुछ एक खलल आता था। लेकिन इस बार हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने नया एक वेबसाइट खोला है। हम इसके लॉन्चिंग इस उम्मीद से करें कि जब हमें रिफ़र हो पोस्टें तो इसका भी हम काम करना शुरू कर देगा। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एम्प्लॉयमेंट को सबसे ऊपर रखा। जब भी आपकी मीटिंग हुई तो आपने एम्प्लॉयमेंट को कंसर्न किया और जब भी हमारे यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 797 पोस्ट जो है वो SSC को रिफ़र किए हैं, इस बात की इल्मियत जब आपको थी तो आपने कहा कि नए जब लड़के जाएंगे SSC फेस करने तो इन्हें इस सिलेबस को जानने की ज़रूरत होगी, तो आपने फ्री कोचिंग करने का एक निर्णय लिया, एक फ़ैसला लिया है जो एक खुशाइन है, जो एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा एक रास्ता खुलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसी सिलेबस के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी पोस्टें आएगी, मुझे उम्मीद है, अभी मेरे चेयरमैन साहब से बात की है, डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो इसी सिलेबस के हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट कैडर का भी एग्ज़ाम हम लेने जा रहे हैं। और हम अगर सोच से ये भी सजेशन लेना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से जो यूटी लेवल के जो स्टेट कैडर के पोस्टें गई है, उससे पहले अगर हम डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट
अगर हमें निकालने का मौका मिलता है तो बेशतर एस्पिरेंट चाहेंगे कि वो स्टेट कैडर की तरफ रुख करें और डिस्ट्रिक्ट कैडर में सिलेक्ट होने के बाद अगर वो ये सर्विस छोड़ के यूटी की तरफ चला जाता है, स्टेट कैडर की तरफ चला जाता है, तो हमारे एग्ज़ाम करने का और वो पोस्टें फिलअप करने का ज़्यादा मकसद नहीं बनता, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी जगह। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले एसएससी का एग्ज़ाम हो, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कैडर के एग्ज़ाम हो, ताकि जो एस्पिरेंट जो भी हमारे एस्पिरेंट अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर से पहले स्टेट कैडर में चला जाता है, जो रह जाता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए अपनी जगह ढूंढें। हम ये चाहेंगे कि अगर सोच के भी सजेशन मांगेंगे कि अगर सोच अगर क्या चाहें। और अभी तक मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले हमारे यूटी बनने से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स अपने पोस्टें रेफ़र करते थे, तब के हम जे.एंड.के स्टेट का हिस्सा था। आज हम खुद यूटी हैं, तो हमारे यहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते हैं। तो हम इस उम्मीद से इस इंतज़ार में हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो साहिबान बैठे हैं यूटी के अंदर, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट है अलग अलग करके हमें दें, किस डिपार्टमेंट में कितनी सर्विस और कितने वैकेंट पोस्ट हैं। तो उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी ये पोस्टें आने वाली हैं। तो इसी के साथ साथ एसएसआर भी तैयार है उन एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। और ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं मरकज़ की सरकार का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट महकमा को देखते हुए मैं ये एहसास कर रहा हूँ, मुझे ये अंदाज़ा है कि जब जब भी हम रिटर्न एग्ज़ाम लेते थे, इसके बाद जब इंटरव्यू में बैठना होता था तो कुछ और नज़ारा होता था, कुछ और एक रिज़ल्ट सामने आता था। जब मरकज़ की सरकार ने यह निर्णय लिया कि इंटरव्यू को ख़त्म करके जो भी एस्पिरेंट है, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो ईमानदार लोग, वो जेन्युइन जगह पे अच्छे लोगों को सिलेक्ट करने का मौका मिलता है, तो ये एक हमारी तरफ से ये शुक्रिया का एक समा होगा। और मैं मरकज़ की सरकार का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे ऑनरेबल एमपी जनाब जामिया श्री नमग्याल साहब का और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्ण माथुर जी का और छठी कौंसल को चला रहे हमारे सरबरा आन जनाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस अगस्त होस के ज़रिए कि लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट का इशू होना एक बड़ी उम्मीद थी हमें कि हमारे लोग इसी ओहदे पे फाइज हो। जहाँ तक अभी हमें सुनने को मिलता कि चंगथांग जैसी जगह पे कोई दूसरे लोग नहीं जाते हैं यहाँ, बल्कि शहर के लोग चंगथांग जाने से कतराते हैं। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे सब डिविजनल लेवल के सब डिवीज़न से भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम सरहदी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन हालात को देखते हुए लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट का मिलना और हमारे लोगों का इस तरह से एम्प्लॉयमेंट में अपना हिस्सेदारी लेने का मौका पाना, मुझे लगता है कि हम सब की तरफ से मरकज़ की सरकार का, यूटी में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और हमारे पार्लियामेंट में बैठे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जी जामिया श्री नमग्याल साहब का और इसी अगस्त हाउस के चेयरमैन मैं आन जनाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन एस्पिरेंट के हिसाब से, उन अनएम्प्लॉयड, उन जॉब सीकर्स की तरफ से जो कि इसी सर्टिफिकेट के ज़रिए वो अपनी रोज़ी रोटी और अपना रोज़गार ढूंढने में कामयाब होंगे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप तमाम का सुनने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कंसर्न है, न सिर्फ आपके कंसर्न है बल्कि हम सब के कंसर्न है, ख़ासकर इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हर एक के इश्यूज़ हैं, हर एक के अपने अपने फ़िक्र हैं। तो आप बताएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स सर।
Honorable Chairman, sir. Sir, with your permission, sir. Honorable EC साहब ने अभी जो कहा, मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहूँगा सर। एक तो पिछली बार हमारे ऑनरेबल काउंसलर ने 6471 की एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? वो एक महज एक जुमला था और कुछ नहीं था, ये हम मानते हैं, हाँ, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं, जब जवाब नहीं तो जुमला ही हो जाता वो। दूसरी बात सर, मैं आपके जहन में लाना चाहूँगा, ये जो कैजुअल लेबर्स हैं, लेह खित्ते में जितने भी कैजुअल लेबर्स को सबको मालूम है कि पिछली सर्दियों में उन्होंने मशक्क़त की, उन्होंने मेहनत की अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए। जो नाइंसाफ़ी उनको दिख रहा था कि उनके साथ हो रहा है, खासकर रेगुलराइजेशन को लेकर, 43 दिन उन्होंने यहाँ पर सर्दियों की कड़क ठंड के अंदर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट उनसे जाके मिले, हम भी गए थे उनसे मिलने के लिए और कई सारे लोग गए, और ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब सब भी गए वहाँ पर, और उनसे ये वादा किया गया था जब उन्होंने इस धरने को हटाया कि जो एक तो उन्होंने जो 43 डेज का जो वहाँ पर धरना दिया था उनको एब्सेंट लगाया गया है वहाँ पर, तो उनकी हाजिरी नहीं हुई है। दूसरी बात, उनसे ये आश्वासन दिया था संसद ने कि इसके बारे में चर्चा करके ऐसा नहीं होगा, और उनका जो तनख्वाह जो नहीं दिया उनको, 1.5 महीने का जो तनख्वाह नहीं दिया उनको भी उसके बारे में उसको देने का बात हुआ, तो उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जरा बताएं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है। और जहां तक जम्मू कश्मीर के अंदर 12,000 पीडीडी एम्प्लॉइज को रेगुलराइज किया गया, 12,000 पीडीडी एम्प्लॉइज को, जो लोग पिछले 20 साल से ज्यादा या 15-20 साल से ज्यादा उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा जब उन्होंने एज अ कैजुअल लेबर उन्होंने दिया, तो उनको रेगुलराइज किया गया। पर आपके यहाँ पर हमारे लद्दाख के अंदर जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, 20-25 साल हुए हैं और कितने सारे लोग रिटायर हो चुके हैं और रेगुलराइज नहीं हुआ वो, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? उसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रहा है? काउंसिल की तरफ से क्या कदम आप ले रहे हैं उसके ऊपर? यहाँ पर उन्होंने यहाँ चलाया, ऐसे तो नहीं चला रहे, उनको जब दर्द है, जब उनको दर्द महसूस हो तभी तो चला रहा है वो। तो ये मैं इसके ऊपर जानना चाहूँगा सर। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है, जिस समस्या से हमारे बच्चे जूझ रहे हैं, हजारों की तादाद में हमारे बच्चे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जो बाहर के जो लोगों को, जो चाहे यूटी प्रशासन हो चाहे जो भी हो, हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चों को आखिरकार एक पुख्ता इंतजाम कब किया जाएगा? ये छोटे छोटे जो आप एक लॉलीपॉप खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा भर्ती करो, उसमें भी नुक्ताचीनी आ जाता है। कहीं पर कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है, वहां पर मशीन नहीं चल रही है। तो ये मुझे लगता है कि बच्चों के साथ मजाक हो रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट इतना एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ लद्दाख के अंदर, लेह करगिल दोनों खित्ते के अंदर। और जहां तक हमारे हजारों बच्चे एमए पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, डॉक्टरेट का डिग्री लेके बैठा हुआ है, जब क्लास 4 का जॉब होता है, एमएससी के बच्चे दौड़ रहे हैं क्लास 4 की जॉब के लिए। ऑनरेबल चेयर सर, कितना तो मैं चाहूंगा कि सर यहाँ पर आपका क्या इंतजाम है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में? एक पुख्ता इंतजाम आप क्या करने जा रहे हैं? नोट इट नेक्स्ट। विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन, जितने भी अभी तक हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एम्प्लॉयमेंट ने अभी विस्तार से हमें बताया है, बीते हुए 10-15 साल में हम सब ने देखा है कितना एम्प्लॉयमेंट रिक्रूट हुआ। यूटी से पहले हमारे लद्दाख लेह में कितना रिक्रूट होता था। जब एम्प्लॉयमेंट का कोई पोस्ट निकालते थे तो उसका सिस्टम क्या होता था, बच्चे इंटरव्यू देते समय कैसे सिस्टम होता था, कौन सिलेक्शन एग्जाम देते थे और कौन वहां पे सिलेक्ट होता था, उन सब के बारे में ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब ने विस्तार से बताया। मैं ऑनरेबल सीसी और जितने भी हमारे जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले का जो हेड करके चला रहा है, उन सब को मैं एज ए काउंसलर खल से अप्रिशिएट करना चाहूंगा। इसी कुछ चांद साल में बोले या कुछ मंथ में, महीने में बोले, आप लोगों ने जितना हो सके, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे डिपार्टमेंट में हो, अब के लेवल पे जो आज तक नहीं हुआ उतना करके दिखाया। इसलिए मैं जितना किया उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और आज के डेट में बहुत से यूथ बहुत खुश है सर, क्योंकि
जो खुद एग्जाम दे रहा है उसका सही रिजल्ट आ रहा है। आप और ऑनरेबल हमारे डीसी साहब, सीईओ, रिस्पेक्टिव डीसी साहब दोनों ने एमआरआई शीट का सिस्टम जो पेपर देने के लिए जो इनिशिएटिव लेके लोगों में वो शुरू किया, वो काबिल तारीफ है सर। वरना पहले क्या होता था सर, पहले इंटरव्यू देने से पहले पता होता था ये 1 2 3 सिलेक्ट होने वाला है करके पहले से पता होता था। वो जमाना चला गया। उन सब मिला जुला के हम सब मिल के एप्रिशिएट करना चाहूंगा सर। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं ऑनरेबल मेहदी साहब को ये बोलना चाहूंगा, आने वाले दिनों में अभी इश्यूज बहुत है, ये हम सब समझता है। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं हम सब मिलके इसको जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो जाएंगे। थैंक यू। मैं एक एडिशन करना चाहूँ प्लीज सर, सॉरी सर, मेरा आखिरी में एडिशन करना चाहूँ इस पर। पिछले बार मैंने माननीय हमारे उपराज्यपाल आर के माथुर जी से मैं जाके हम मिले उनसे, और हमने उनसे विनती की थी कि जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जो आपने बात की, रेजिडेंट सर्टिफिकेट गैजेटेड पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो हमने उनसे पूछा क्या इसका मतलब ये क्या इसका मतलब ये है कि क्या गैजेटेड पोस्ट के लिए क्या हमारे बच्चे सक्षम नहीं है, क्या उनमें हुनर की कमी है? रेजिडेंट सर्टिफिकेट गैजेटेड पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसको क्यों वहां से बाहर रखा गया? तो प्लीज मैं ऑनरेबल चेयरमैन से मेरी गुजारिश है कि, और आपसे भी सर, कि हमें इसको लेना पड़ेगा और रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो गैजेटेड पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि काउंसिल इसके ऊपर गंभीरता से इस बात को आगे केंद्र शासित प्रदेश यूटी के साथ ले लें प्लीज। Next. Sir, with the permission of the chair, मैं honorable EC employment से ये पूछना चाहता हूँ। वैसे आप जवाब तो 1 साल से नहीं दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ इस बार देंगे, लेकिन सवाल थोड़ा नया है। बॉर्डर बटालियन जो पुलिस पोस्ट निकला था जब हम यूटी से पहले, वो बीच से इसका क्या हो रहा है कोई अपडेट नहीं है, किसी के पास कोई डाटा नहीं है सर। जब बच्चे स्ट्रगल करके ऊपर तक गए तो उनको ये बोला गया कि ये पोस्ट अभी तक जम्मू एंड कश्मीर यूटी के साथ है, लेकिन हाल ही में जेएनके के एलजी साहब का ये स्टेटमेंट आया कि उन्होंने जितने भी पोस्ट बॉर्डर बटालियन के थे वो उन्होंने वो लद्दाख पे रेफर किया है। अभी तक उस पोस्ट का क्या हुआ सर? बच्चे आज रास्ते पे आए हुए हैं, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब इतना अच्छा हो रहा है तो ये बच्चे सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? दूसरी बात सर, यूनिवर्सिटी का जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लिया गया था, नोटिस पे ये दिया था कि जो प्रायोरिटी है वो हमेशा लोकल को मिलता है। एंड गोवा का एक एग्जाम्पल है, एक गोवान्स को उसके मेरिट से ज्यादा लोकल होने पे उनको जॉब दिया गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में बहुत सारे लोकल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन वाइस चांसलर जी का एक स्टेटमेंट आया कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है लद्दाखियों में। सर, हैरान इस बात की हुए, लद्दाखी आर कैपेबल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बट दे आर नॉट कैपेबल इन लद्दाख यूनिवर्सिटी। तो ये इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये एक इनजस्टिस हो रहा है लद्दाख के यूथ के साथ। उस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या सोच है? और जब वाइस चांसलर ने ये कहा कि लद्दाख के जो असिस्टेंट प्रोफेसर नॉट कैपेबल नहीं है, उस समय काउंसिल के द्वारा आपके ऑफिस से आज तक एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? लास्ट एंड फाइनल सर, 6471, 1 साल बीत गए, अभी तक नहीं आए। एंड लास्ट जब हाल ही में जो यूटी वीडियो मिला था, उसमें आपने कहा कि यूटी बनने के बाद 200 पोस्ट आपने डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से फिलअप किए। ये कौन से दुनिया में हो रहा है सर? ले डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं हो रहा है। तो इन 4-5 चीजों पे रिस्पॉन्स चाहता हूँ। थैंक यू। यहाँ सो मेरे को या ऑनरेबल इसी साहब क्विक रेबटल आप थोड़ा सा दे दें, फिर उसके बाद फाइनल सम अप करेंगे। थैंक यू ऑनरेबल सर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जिस तरह से ऑनरेबल काउंसलर लोअर ले साहब ने जिस तरह से कहा है कि जो कैजुअल लेबर्स सर्दियों में यहाँ धरने पर रहे, बेशक रहे,
हम सब ने देखा, आप भी गए, हम भी गए, हम सब गए। और ये भी आप जानते हैं, अगस्त हाउस जानती है कि जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन AK साहू साहब खुद भी गए। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें एक फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी भी रखी। ये 2-4 लोगों का मसला नहीं था, इसमें हज़ारों का मसला था। न सिर्फ ये ज़िला लेह का मसला था, बल्कि ज़िला करगिल का भी मसला था, बल्कि ये यूटी लद्दाख का मसला था। ऑनरेबल चेयरमैन सर, फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी की जिस दिन रिपोर्ट आएगी तो उस दिन हम बताएंगे कि कौन कहाँ गया। जैसे आपने कहा कि 30 साल सर्विस किए, मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कैजुअल लेबर पे रिटायर हो गए सर। कुछ लोग 64 SRO 64 के तहत आ गए थे, कुछ लोग SRO 501 के तहत भी आ गए। लेकिन फाइल चलाते चलाते जम्मू कश्मीर का सेक्रेटेरिएट आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो एक समंदर था। वहाँ से फाइल निकलते निकलते किसी के 30 साल हो गए सर, किसी के 25 साल हो गए। लेकिन यूटी लद्दाख में जिस तरह से उनकी फाइल चली है, मैं उम्मीद करूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंदर, उनके सुपरविजन में, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे सेक्रेटरी साहिबान इस पर गौर करेंगे। और जनाब AK साहू साहब खास इस फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, तो मैं उम्मीद करूं और इस अगस्त हाउस के ज़रिए मैसेज भी करूं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जल्दी से जल्दी निकालें, ताकि कौन कब रिटायर्ड हो उन्हें इस तरह की मुश्किलात और इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आप करना क्या चाहते हैं। सर, मैं आपको बता दूं कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा यूटी, हमारा ज़िला 100% एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा, इनकी बराबर कोशिश है कि कोई भी लेफ्ट आउट ना रहे, तमाम लोग जो है वो एजुकेशन पाए। लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, कि 100% हम सरकारी मुलाजिमत नहीं दे सकते। ये न सिर्फ हमारी कमी रहेगी, बल्कि इस देश की कमी रहेगी, बल्कि इस दुनिया के अलग अलग देशों की कमी रहेगी कि 100% पढ़े लिखे लोगों को 100% हम सरकारी मुलाजमत की कुर्सी दिलाएं। सर, इसके लिए अलग अलग और महकमे हैं। जिस तरह से ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने स्किल डेवलपमेंट के एक इनिशिएटिव लेते हुए, आपको भी पता है, हम सबको पता है, हम में से अक्सर लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लोग गए सर, वो भी एजुकेशन पढ़े हैं, उन्होंने वहाँ से स्किल डेवलपमेंट में अपना एक स्किल, अपना हुनर सीख के आए। चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम करे, चाहे वो प्लम्बरिंग का काम करे, चाहे किसी और तरीके से काम करे। ये मेरे और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ हम सरकारी मुलाजमत के पीछे लगाए रखें, बल्कि उन्हें कुछ और भी मौके दे दें। ऑनरेबल काउंसलर साहब, जिस तरह से हमारे पास इंडस्ट्रीज है, जिस तरह से हमारे पास कई और तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम है, उन माउनत स्कीम का फ़ायदा लेते हुए क्यों ना हम एक दिन पहले अपना रोज़गार कमाने का तरीका ढूंढें। ये मेरी, आपकी और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। और जिस तरह से आपने रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो एक गेजेटेड पोस्ट के लिए भी होनी चाहिए, ये आपकी सजेशन है। अगस्त में आपने ये सजेशन रखी, ऑनरेबल चेयरमैन साहब के सामने मैं भी पेश करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी मेरी कैपेसिटी है, वो मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें सबऑर्डिनेट सर्विस हम सेलेक्ट करते हैं, मेरी में इख्तियारात महदूद है, तो मैंने यहाँ तक बात कही है। जैसे आप कहते हैं, हम सब सोचते हैं कि ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये गेजेटेड पोस्ट के लिए भी ये सर्टिफिकेट कंपलसरी होना ज़रूरी है। इस तरह से हमारे ऑनरेबल काउंसलर टुंडू साहब ने
कहा कि ये जो वाइस चांसलर साहब की बात कही सर, किस कंटेक्स्ट में कहा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी उनके साथ बात नहीं हुई, शायद इनके साथ बात हुई हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ बात नहीं हुई हो, या उन्होंने आपसे ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह सकता, या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑनरेबल सर, मैं ये भी कहूँ कि जो यूनिवर्सिटी होती है ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, जहाँ पे न मैं एक जाके बात कर सकता हूँ ना आप जाके बात कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, ये जो इनके काम है, ये ऑटोनोमस बॉडी चलाते हैं। और चेयरमैन सर, जिस दिन में मुझे यह कैपेसिटी मेरे अंदर आ जाए और मेरे भी एक लिमिटेशन हो, तो ज़रूर मैं उनसे पूछूंगा और ज़रूर मैं उनको अकाउंटेबल बनाऊंगा। लेकिन जिस दिन मुझे ये कलमदान सौंपें कि मैं यूनिवर्सिटी की भी देखभाल करूं, उनकी भी देख रेख करूं। और चेयरमैन सर, इन्हीं पावर चंद नहीं है ना इनके पास। बातों के साथ मैं आप तमाम का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पेशेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 6471 का पोस्ट डिटेल वो आपको लिखत में दे बॉर्डर बटालियन में DSSRB का DSSRB का बॉर्डर बटालियन देने 200 पोस्ट बताए नहीं सर। एक अचीवमेंट भी बता दीजिए बस। ये माइक को बंद जात चले आजुक चला डिस्टर्बेंस वाला। और आप ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आवर का आपको समय दिया गया था, उसमें आपने नहीं पूछा। तो नहीं चेयरमैन साहब, जवाब जो है घुमा फिरा के जवाब ही नहीं मिला ना। हमारा टू द पॉइंट एक सवाल है कि क्या हुआ। नहीं सर, आप ये पता कह है रहे तो हैं, बता दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। विद द परमिशन सर ये कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं दे सकता, हमें कोशिश करना एम्प्लॉयमेंट सर यहाँ पे परमिसिबल है, क्योंकि आज हम डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट की यहाँ अच्छा, पे डिस्कशन हाँ, हो तो रहा है। जब आप फिर तो ये उस जो यूटी order में of box जा रहा है, अच्छा क्योंकि चलो अच्छा अच्छी हमारे देखिए, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ने दिया वो UT बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट दिया, तो बड़ा एक काबिल तारीफ है। तो एक बार साफ साफ बोल दीजिए ना कि आपके पोजीशन से बाहर है। बाहर जाके वहाँ पे काउंसिल ने मतलब मुझे नहीं सब्जेक्ट लगता मैटर ना है युद्ध का कि स्पेरा इतना नहीं भी होता, ठीक है ना हाँ, भाई? ठीक है सर, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं काफी बार यूटी का रेफरेंस लिया गया, जैसे जितने स्कीम्स यूटी ने दिया वो सब आज कौन सी अचीवमेंट्स बता रहे हो। तो जब मेहदी सर को पूछना चाहिए डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या मेहदी है? साहब को ये आपको बता देना लिखत चाहिए में कि ये देंगे, सारा कुछ चीज चीजें उनके लिखत पर्व्यू के में दे बाहर है। DSSRB का एक अचीवमेंट इनके टेन्योर में, DSSRB का दिया ना, एक रिक्रूटमेंट achievement। किया है अभी उन्होंने, वही तो बताया। कहाँ रिक्रूटमेंट हुआ ना अभी, कितना रिक्रूटमेंट किया आपने? कहाँ करके हुआ? ऑनरेबल सर, आप सुनिए, अभी मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा, यह 2021 की बात है, अगर आप अपडेट हैं तो हेल्थ में अमची लाइब्रेरियन एक और इंजीनियरिंग EMNRE में 6 टेक्नीशियन, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड 3, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में वाइल्ड लाइफ गार्ड 6, रूरल डेवलपमेंट में एकोन असिस्टेंट 48। सर ये सारे पोस्ट पहले के हैं। जो भी हो, लेकिन ये बनने के बाद ये सारा पहले के रिक्रूटमेंट post है, हुआ सर। है। देखिए, चलो मल्ला ठीक है, साहब, मल्ला साहब, मुझे मुझे गुमराह मत कीजिए। थैंक यू सर। सर ये ठीक है, टोटल नहीं, नहीं, आप हो गया, ठीक है ना, क्रॉस क्वेश्चन पहले के पोस्ट है ऑफिशियल पोस्ट है नेक्स्ट सर चेयरमैन सर डाटा इनका अगर ये फाइनल है तो प्रमोट इन्होंने 200 पोस्ट किया था, ठीक ठीक। अभी 200 नेक्स्ट नहीं सर, जब सर थोड़ा सा जब सम अप करूंगा। फॉल्ट निकाला जाता है Please, तो आप ठीक इस है। तरह टाइम नहीं दे रहे हो। प्लीज 200 पोस्ट को थोड़ा तो एक्सप्लेनेशन देने दीजिए सर। वो आपको दे जब देंगे, आप कुछ एक्सप्लेनेशन चीजें देते आपको हो तो लिखत में आधा दे घंटा देंगे। देते हो सर, हमने एक डिपार्टमेंट पे 2 घंटा लिया। चलो ठीक है पहले ये कुछ चीजें बाद में भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। मैं एक चीज हाउस को यही कहना ताशी चाहता हूँ, सर, देखिए ये ऑनरेबल साहब, हमारी आपने हाउस- जितना क्वेश्चन करना था कर दिया। देखिए ऐसा नहीं होता है, जो भी आपने पूछा जवाब था तो देने दो जवाब ना सर, दिया है। please। कुछ चीजें जवाब लिखित में भी आप बात को बाद में दिया जा सकता है, कुछ नहीं, नहीं, चीजें यहाँ पे हमें- क्लियर सर, नहीं सर, होगा। नहीं। यूटी ये का सर, भी सब्जेक्ट हाउस मैटर है, में कुछ चीजें seriousness क्लियर कितना करना पड़ेगा। यूथ को लेके वो और पता चल आप रहा है सर। ये तो जरा देखिए, ऐसा नहीं कीजिए, नहीं। अगर ये इस तरह से किसी को आप टारगेट करने की कोशिश मत कीजिए। टारगेट नहीं सर, मैंने किसी ठीक को है, पर्सनल ये हमारा लार्जर सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इशू है जो इस नए यूनियन टेरिटरी में फेस हो रहा है, वो सबको पता है। अगर हम इस तरह के बातें करेंगे तो एक तरफ से जो है एमसी आपके कांग्रेस के लोग चलाते हैं, एमसी में आप लोगों को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से आप लोगों को अंदर करने की बात करते हैं। तो ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है फिर आपका? एमसी में आप लोगों ने 40 लोगों को बेकार कर दिया,
मैं एमसी से है ना? पूछूंगा सर ठीक क्यों है, किया? एमसी तुम्हारा है फिर उसके बारे में भी देखिए, बताओ। वहां से एक साइड से तुम डबल स्टैंडर्ड बात करता है, एक साइड से तुम लोगों को बेरोजगार कर देते हो। जितने बेचारों को कांग्रेस बीजेपी की पता बात है नहीं उनके है। फैमिली के साथ क्या क्या इशू है, ठीक है। एक साइड से आप वहाँ पे दिखाते हैं बेरोजगार करते हो, यहाँ पे आप रोने का काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कांग्रेस करते बीजेपी हैं। की डबल बात कहाँ स्टैंडर्ड से आ बात गई? मत करो। जितने भी कैजुअल लेबर आज यहाँ पे कांग्रेस सफर हो रहा बीजेपी है कहाँ से तो है, ये सर? कांग्रेस के दौरान जो है टेम्परेरी honorable इंगेजमेंट chairman किया साहब, हुआ है। ठीक है, जिन जिनके लेटर्स पे एंगेजमेंट हुआ है हमें वो भी बता सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बात मत करो आप लोग। आज आप रोने वाला बात डबल स्टैंडर्ड वाला बात मत करो, नेशनल बात करो, जो चीजें बात करना है। नेक्स्ट लोकल बॉडीज, ऐसे कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये एलिगेशन चलते रहेगा अगर आपको एलिगेशन ही लगाना है। ऐसे हमारे पास हजारों एलिगेशन लगाने का है। ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया आप सर। वो चीजें मत जाओ, ये कहने गदा हाउस नहीं चलने वाला है। कांग्रेस सुना है आपने, कुर्सी को शोभा नहीं देता सर, ऐसे साइड लेना। साइड लेने की बात ही है, इस तरह की एलिगेशन वाला बात मत करो। आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। एमसी में आपके वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने 40 लोगों को निकाल दिया, म्यूनिसिपल का नहीं चल उसके बारे में कभी आपने बोला? भूलेंगे क्या बोला? 40 एम्प्लॉइज को आपके एमसी के प्रेसिडेंट साहब ने निकाल दिया, उसके बारे में आपने कुछ बोला? म्यूनिसिपल का ऑफिस है, यहाँ पे काउंसिल चल रहा है। म्युनिसिपल का ऑफिस है तो क्या वो हमारा कंसर्न है? कुर्सी को शोभा नहीं देता, ये कुर्सी को शोभा नहीं देता। आप ऐसे कुर्सी को शोभा दे या ना दे, अगर इस तरह के लेवल एलिगेशन प्ले करने लगेंगे तो मुझे वहाँ पे इंटरवेन करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन सर 200 पोस्ट का डाटा नहीं मिला सर। लोकल अभी तक सदन में ऑनरेबल चेयरमैन ने पहले कहा कि लोकल बॉडीज डिस्कशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, इसको लोकल बॉडीज में लोकल बॉडीज किसी ने शब्द यूज नहीं किया। 200 पोस्ट का डाटा हो गया, आप दे देगा। एक बार तो डाटा पूछते तो सर, ऐसे ही कांग्रेस बीजेपी सर 200 पोस्ट बोला है, कितनी नहीं आ रही? क्या 200 पोस्ट? इन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 200 पोस्ट इन्होंने रिक्रूट किया और अभी 60 बोले। 100 भी नहीं हो रहा है सर। बॉर्डर बटालियन पोस्ट का क्या हुआ? 60 का हिसाब दिया आपने। बच्चे रास्तों पे है सर, बच्चे रास्ते पे हैं। बॉर्डर पुलिस का क्या हुआ बताइए थोड़ा। नहीं, अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है ना, पुलिस का रिक्रूटमेंट चल रहा है। बॉर्डर बटालियन सर, पुलिस कांस्टेबल नहीं, जो बॉर्डर बटालियन के पोस्ट है उनका क्या हुआ? अब ये कहते हैं हम यूनिवर्सिटी नहीं है, जब we can give money to the university। हमारा ऑपोजिशन काउंसलर यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे हमारे इस चीज को मतलब बड़े वो आपको जवाब दिया जाएगा। मैं ऑनरेबल डिप्टी इसी साहब एम्प्लॉयमेंट से आपसे कहना चाहूंगा कि जो बॉर्डर बटालियन के बारे में पूरा एक एक्सरसाइज करके ऑनरेबल काउंसलर साहब को लिखत में दे दीजिए, आपको पहुंच जाएगा जवाब। प्लानिंग सेशन में इतना भी प्रिपरेशन नहीं है तो आज ही हो गया उसको नोट करेंगे और उसको सर जी नहीं सर, ये तो मतलब काउंसिल का ये बहस कर रहे हैं सर यहाँ पे मतलब पार्ले जी बिस्किट किसी का मतलब एम्प्लॉयमेंट हमारे आपको बोल दिया इसी साहब को डायरेक्शन देंगे, आपको लिखत में दे देगा। ऑनरेबल इसी साहब बॉर्डर बटालियन का पूरा डिटेल ऑनरेबल काउंसिल साहब को दे दीजिएगा बाद में प्लीज। दे देना सर, बाद में दे देना। इनको बाद में दे देना सर रिप्लाई इसको। क्या डिसीजन होता है चलिए सर। आपके जरिए अच्छा सुनो, लद्दाख की यूथ के बारे में बात कर रहे हैं यार, थोड़ा तो शर्म करो कम से कम कुछ। आपके मिसलीड नहीं करना, यहाँ पे हाउस को मिसलीड नहीं करना। मैंने ये बोला कि मतलब आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, यूथ का कंसर्न है, इसी से आपके पास ये जवाब नहीं होगा सर। ये हमारे आउट ऑफ ये है ना, मतलब जनरल काउंसिल का आउट ऑफ इसका सब्जेक्ट नहीं है। अननेसेसरी देखिए, मतलब पॉइंट आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, मैटर ऑफ कंसर्न है ऑनरेबल साहब को कहीं पे भी पूछ सकता है। मैं भी ये पूछना चाहूंगा, कल ये भी रिप्लाई मुझे भी दे दे सर। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर से ये निवेदन करना चाहूंगा जी, बस नेक्स्ट
आप रिटर्न में दे देंगे ऑनरेबल काउंसिल रिटर्न है ना साले नेक्स्ट बाद में रिटर्न में दे दीजिएगा बॉर्डर बटालियन ने नंगा जो इशू हुआ हम भी जानना चाहते हैं मुझे भी एक कॉपी दे दीजिए आप सर बाद में पूछना था तो फिर काउंसिल में मीटिंग ही क्यों कर रहे हैं फिर सबके साहब, सामने दे एक बार देंगे बोल आप दीजिए ना हर सर। एक चीज का जो है ऐसे डिस्कस करते रहेंगे सर, तो हमारा मैंने- पूरा नहीं, सर, खत्म मैंने नहीं दो होगा। बार लेटर डाला सर, एक बार एक रिप्लाई भी नहीं आया। तो इनका भी तो डिटेल डेटा को छोड़िए, रिप्लाई नहीं आया। आपको ले डिस्ट्रिक्ट के पूरे प्लान का एक एक डिटेल आपके टेबल पे है, तो इनके पास भी तो होना चाहिए सर ये। मैंने 2 बार लेटर डाला, एक आपने रिप्लाई भी नहीं आसानी आया। से आधा घंटा आपने एक्सप्लेनेशन दिया सर, हर एक प्लान का, पब्लिक इंटेंशन का। इनके पास एक 200 पोस्ट का डाटा तो होना चाहिए सर। तो आपको लिखित में दे देंगे ना आप नहीं देते ना सर, हमने कई बार लेटर डाला है। में तो 1.5 साल से दे रहे हैं सर, लिखित अभी में तक नहीं। डाटा तो छोड़िए, हमारे पास डेटा नहीं है, क्या लेटर नहीं देते। या नेक्स्ट लोकल बॉडी सुलग सीसी आप है क्या? आप ही है सर। अच्छा मेरे पास ये या नेक्स्ट लोकल बॉडीज